नमस्कार। मोदी राज में अर्थव्यवस्था की सेहत को जांचने परखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला के तहत हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का जायजा ले रहे हैं और इस क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। आज इस श्रृंखला के तहत हम बात करेंगे बेरोजगारी की। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2014 में जब चुनाव लड़ा था तो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया, बल्कि जो रोजगार थे वो धीरे-धीरे और कम होते चले गए। और कोरोना शुरू होने के पहले ही बेरोजगारी की स्थिति ये थी कि 40 साल पहले की स्थिति में देश पहुंच चुका था। फिर कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई और उसने जो तबाही मचाई है, उससे बेरोजगारी का आलम बहुत ही संगीन हो गया है, बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है बेरोजगारी ने। और मैं आपको ये बता दूं कि आजकल में ही जो ताजा आंकड़े आए हैं अब बेरोजगारी के, वो और भी डराने वाले हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में के बाद जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 11.90% हो गई है, लगभग 12%। जबकि अमूमन देश में 3 से 4% भी अगर बेरोजगारी हो तो उसे ज्यादा माना जाता है। शहरों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 14.73% और ग्रामीण बेरोजगारी की दर 10.63% है। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं, इनके क्या मायने हैं, बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयानक है और ये हमारी सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर अरुण कुमार का स्वागत करता हूं इस श्रृंखला में। आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि जो ताजे आंकड़े आए हैं और जो ये तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं, अक्सर हम आंकड़ों से आम आदमी उस तस्वीर को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है। आप उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इन आंकड़ों का क्या मतलब, ये कितनी भयानक बेरोजगारी है। देखिए, रोजगारी के जो आंकड़े होते हैं वो हमारे देश में उस प्रकार के नहीं होते जिस प्रकार के जो उन्नत देश हैं वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप बेरोजगार हो जाते हैं तो आपको एक भत्ता मिलता है, तो उससे ये है कि आप अपना काम ढूंढ सकते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई सोशल सिक्योरिटी का वो नहीं है कि अगर आपको रोजगार चला जाए तो आपको कुछ भत्ता मिलेगा। तो इसलिए कोई अगर किसका रोजगार अगर खत्म हो जाता है तो ये नहीं कह सकता कि मैं घर पे भूखे मर जाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। वो रिक्शा चलाएगा, वो कहीं जो बोझा ढोएगा, वो कहीं ठेला चलाएगा, या जो एक बस स्टैंड पे बैठ के वो थोड़ा चना मूंगफली बेच लेगा। तो इसलिए हमारे जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं सरकार के, वो कभी ज्यादा बेरोजगारी दिखाते नहीं है, वो 2.5-3% के आसपास ही दिखाते हैं। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो CMI करके एक संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उस संस्था के वो तहत आ रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इस समय जैसे कि सरकार के आंकड़े आते हैं तो वो करीब 1.5 लाख परिवार को जो सर्वे करते हैं और उसके आधार पे वो आंकड़े देते हैं। और जो CMI है वो उससे ज्यादा, थोड़ा 2.25 लाख जो परिवारों को सर्वे करता है। लेकिन जहां 2.25 लाख परिवार को सर्वे करता है तो टोटल हमारे जो कुल मिला के जो सारे परिवार हैं देश में वो करीब 28 करोड़ हैं। तो 28 करोड़ में से हम 2.25 लाख से कोशिश करें कि हम रोजगार और बेरोजगारी का जब पता लगा लें तो बहुत कठिन है। पर लेकिन और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो आंकड़े तो वहीं से हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आंकड़ों में काफी परेशानी है कि ये मतलब सही दिशा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, सही आंकड़े दिखा पा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, और खासकर बेरोजगारी के। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप रिक्शा चला रहे हैं, आप रिक्शा स्टैंड पे खड़े हुए हैं, वहां पे आपको 12 घंटे 14 घंटे खड़े हैं, लेकिन 2 घंटे का काम मिलता है, 3 घंटे का काम मिलता है, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। मतलब आप उस 14 घंटे में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही आप काम कर रहे हैं, तो आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। उसी तरह जैसे कि अगर आप कोई मजदूर हैं, आप चौक पे जाते हैं, तो महीने में 30 दिन में से समझिए आपको जो 4 दिन काम मिला, 5 दिन मिला, 10 दिन मिला, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है। क्योंकि हम मान लेते हैं कि वो रोजगार कर रहा है, या जो कि एक नाई है, वो अपना जो खड़ा होके जो सड़क के बगल में वहां पे काम करता है। लेकिन अब नाई भी बंद हो गया है और वो कहेगा कि मैं तो नाई हूं, मेरा काम है, लेकिन वो आंकड़ों में नहीं दिखाई पड़ेगा कि वो जब उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी तनख्वाह घट गई है।
तो मेरा मानना है कि कुल मिला के जो हमारे आंकड़े हैं वो सही पिक्चर नहीं दिखाते हैं। पिक्चर बहुत भयानक है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है कि आप निकल नहीं सकते घर से, आप काम पे जा नहीं सकते हैं। तो अगर आप काम पे जा नहीं सकते तो आपकी आमदनी नहीं होगी, और आमदनी नहीं होगी तो आप परिवार को कैसे चलाएंगे। तो जैसे कि कुछ सर्वे आए थे पिछले साल, उन्होंने दिखाया था कि 80% परिवार ये कह रहे थे कि हमारे पास एक हफ्ते का सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है। मतलब जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जो 94% लोग जहाँ पे काम करते हैं, उनके पास बचत नहीं होती, क्योंकि वो उतना ही कमाते हैं जितना वो खर्च कर देते हैं। तो जब बचत नहीं होती है तो उनमें परेशानी आ जाती है, और वो क्योंकि काम पे नहीं जा पाते हैं जब लॉकडाउन होता है, तो इसलिए उनका काम रुक जाता है, और जब काम रुक जाता है तो आमदनी रुक जाती है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चोट वहीं लगी है, और वहीं पे जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अरुण जी, ये बताइए कि अब ये जो पिछले एक महीने में जो ये बेरोजगारी दर बढ़ी है, और पिछले कोरोना की जो लहर आई थी, पहली लहर आई थी, उसका कितना असर हुआ था, इसका कितना ज्यादा असर हुआ था, दोनों का कुल मिलाकर जो असर पड़ा है बेरोजगारी दर में, वो क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल जब ये लॉकडाउन 1 हुआ था, तो उस समय तो सारा देश बंद कर दिया था 1-1.5 महीने के लिए। तो उस समय तो कोई निकल नहीं सकता था, तो उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि 12.2 करोड़ लोगों का नौकरी चली गई थी, और उसमें से करीब 1.7 करोड़ थे जो संगठित क्षेत्र के थे, बाकी असंगठित क्षेत्र के थे। लेकिन उसमें भी करीब 50 लाख थे जो प्रोफेशनल्स थे, जिनका रोजगार चला गया था। पर मेरा मानना है कि ये आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि जो होता यह है कि इतना बड़ा शौक लगा, उस शौक में जो आपका सैंपल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जो लोग पलायन करके शहर से गांव में गए, तो वो तो आपके उसमें आएंगे नहीं सैंपल में। तो यानी कि जिनका रोजगार चला गया था वो आपके सैंपल में नहीं आ रहे हैं, है ना? तो सिर्फ वो लोग जो रह गए थे वहां पे जहां पे सर्वे किया गया, उन्हीं का आ रहा था, और वहां पे जो कम रोजगार का नुकसान हुआ। लेकिन फिर एक और चीज आती है कि रोजगार और काम, इसमें दो में फर्क है। जैसे कि अगर मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैं रोजगार है मेरा, वो रोजगार नहीं गया है, लेकिन मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्री बंद है। या मैं दफ्तर में काम कर रहा हूँ, सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट दफ्तर में, तो उन्होंने मुझे निकाला नहीं है, मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। या मैं शिक्षक हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रोजगार है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो जो काम जो है वो बहुत ज्यादा कम हुआ, और जो रोजगार है वो उतना कम नहीं हुआ। तो काम जो है वो मेरा मानने के अनुसार करीब 20 करोड़ लोगों का काम चला गया। उसमें ये मानता हूं कि जो कृषि में समझिए कि सब लोग काम कर रहे थे, जबकि जैसे मैंने पहले बताया था कि कृषि में भी परेशानी थी, क्योंकि फल है, सब्जी है, फूल है, ये सब बाहर नहीं आ रहे थे। उनके जो खेती जो एकदम बंद हो गई, सड़ गए वहां पे, तो वहां पे रोजगार भी कम हुआ होगा। लेकिन मैं उसको मानता हूँ, चलिए वो पूरा चल रहा था किसी वजह से, हाँ, तब भी 20 करोड़ लोग का काम कम हो गया था। तो उसमें असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा हिस्सा था, संगठित क्षेत्र में भी था, और फिर बहुत सारे जो संगठित क्षेत्र में थे उनकी तनख्वाह भी कट गई थी। तो उनका काम नहीं गया पर तनख्वाह कट गई, तो उनके जो परचेजिंग पावर है, जो मतलब खरीदारी कर सकते थे, वो कट गया, तो उनकी भी स्थिति खराब हुई। तो मेरा मानना है कि करीब 20 करोड़, और अगर ये मान ले कि हर परिवार में 4 जो डिपेंडेंट होते हैं, तो 80 करोड़ लोग हैं जिनकी जो स्थिति खराब हो गई। अब हम इस साल पे देखें, इस साल अप्रैल में पूरा लॉकडाउन नहीं था, हमने कुछ कर करके पहले बंबई में किया 14 अप्रैल को, दिल्ली में किया 18 को, उसके बाद धीरे धीरे, लेकिन मई में करीब 90% से ऊपर हमारे जो प्रांत हैं वहां पे ये लॉकडाउन हुआ। तो इसमें अप्रैल में उतनी गिरावट नहीं हुई, पर मई में गिरावट बहुत हुई है, और वो जून में भी चलेगी, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन कंटिन्यू कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है। तो ये जो आंकड़े आए हैं अभी सीएमआई के, वो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, क्योंकि उनका सर्वे एक तो सही नहीं है कि जब लॉकडाउन जब हुआ तो उसमें जो सारा डिस्टर्बेंस हुआ, फिर वो रोजगार दिखाते हैं, काम कितना जो लॉस हुआ वो नहीं दिखाते हैं, फिर कितने लोगों की आमदनी चली गई वो इसमें नहीं है। यानी कि जो आप कह रहे थे कि 11% के करीब जो इस समय बेरोजगारी है, तो वो अपने आप में पूरी पिक्चर नहीं दिखाता है, और मेरे अनुसार वो कम से कम उससे दुगना तिगना ज्यादा है जो है लोगों को परेशानी है। और इसीलिए रिपोर्ट जो आ रही है कि बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, क्योंकि जब आपको काम नहीं होगा, आपकी आमदनी नहीं होगी, तो आपको जब पास खाने पीने का नहीं होगा, तो जब तक इस स्टेट से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप खाना पीना भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लोग पलायन करके गांव गए कि कम से कम वहां से कुछ खाने पीने को मिल जाए खेत से, जो शहर में आपको नहीं मिल सकता है।
तो इसलिए जो हमारे जो रोजगार की स्थिति है वो बहुत ही भयंकर है, और इसीलिए हमारा जो जीडीपी है उस पर उसका असर पड़ा है, और लोगों की आमदनी पे असर पड़ा है, और उनकी स्थिति जो है गरीबी की वो और बढ़ गई है। जी। अरुण जी, हमने ये भी देखा है कि इस दौरान जो बेरोजगार हैं उनमें बहुत बेचैनी रही, खास तौर से युवा वर्ग में। जन आंदोलनों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। हमने देखा कि सोशल मीडिया में बाकायदा मोदी रोजगार दो की कैंपेन चली और उसको गजब का रिस्पांस मिला। तो आंकड़ों के इतर ये समाज में जो हलचल मची है बेरोजगारी की, उसको अर्थशास्त्री कैसे देखते हैं? देखिए, जो यूथ होता है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम आगे चल के पढ़ाई करते हैं, ये करेंगे, वो कुछ अच्छा अपना जो रोजगार ढूंढ के कुछ अपना जो प्रोग्रेस करेंगे, है ना। तो जहाँ पे अगर रोजगार मिलना कम हो जाएगा तो नेचुरली वहाँ पे एक जो हताशा और निराशा का दौर होगा। तो इस समय हताशा निराशा का दौर बहुत बढ़ गया है, खासकर जो हमारे शहरी इलाके हैं वहाँ पे तो स्थिति ऐसी है कि जब बहुत सारे लोग काम पहले से ही ढूंढ रहे थे। जैसे आपने शुरू में कहा था कि जो हमारे रोजगारी की जो बेरोजगारी की दर थी वो 45 साल के चरम सीमा पहुंच गई थी। तो यानी कि बेरोजगारी पहले ही बढ़ रही थी। उसके पीछे वजह क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हमारे देश में एक तो असंगठित क्षेत्र होता है और एक संगठित क्षेत्र होता है। अब हुआ क्या है कि असंगठित क्षेत्र पे एक के बाद एक जबरदस्त चोट लगी है। पहले नोटबंदी की लगी, फिर जीएसटी की लगी, फिर एनबीएफसी के क्राइसिस से हुआ, डिजिटाइजेशन से हुआ, और फिर पैंडेमिक आ गया। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, जब उसको इतनी बड़ी चोट लगी तो वहां पे बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है। दूसरी चीज ये हुई कि जो हमारी सारी नीतियां हैं वो जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसको फेवर करती हैं। तो डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई, तो उसका और असर पड़ गया। तो जैसे कि आप देखिए कि जो ई कॉमर्स है वो संगठित क्षेत्र में है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि लोग जो ऑर्डिनरी जो अपने घर के आसपास जो दुकान है वहां पे जाते थे, वहां पे जो कमी आ गई है। तो ये पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा है कि जो हमारे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, बाकी और जो छोटे छोटे इकाइयां हैं, वहां से डिमांड शिफ्ट हो गई। तो मैंने 2018 में ये प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन है जगन्नाथन जी, जो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के अभी चेयरमैन हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारा धंधा 24% बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो 25 यूनिट असंगठित क्षेत्र के हैं वो जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी डिमांड हमारी तरफ शिफ्ट हो गई है। हमारा दाम कम हो गया, उनका दाम बढ़ गया। तो ये हर क्षेत्र में हो रहा है कि असंगठित क्षेत्र पिटता चला जा रहा है। जब अगर असंगठित क्षेत्र पिटेगा जहां पे 94% रोजगार है तो अपने आप ही बेरोजगारी बढ़ेगी, और वहां पे क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और वहां पे तनख्वाहें बहुत कम है तो सेविंग नहीं है। तो जो हमारे जो शिक्षित नौजवान हैं, शहरों के हैं, गांव के हैं, उनको काम नहीं है। अच्छा, गांव में तो ये है कि चलिए आप अपने खेत पे कुछ जाके थोड़ा बहुत खुद भी चला ली, कुछ अपना जो वीडिंग कर लिया, तो है ना, घास वास निकाल लिया, लेकिन वहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहां पे भी नॉन फार्म जॉब क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कि जो फार्म के बाहर के जॉब्स हैं वो वहां क्रिएट हो नहीं रहे हैं। और जो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जॉब क्रिएट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहां पे मैकेनाइजेशन हो रहा है। अब आप देखिए जैसे बैंक है, बैंक में आज ज्यादातर काम आप जब मशीन से कर लेते हैं। आपको पासबुक भरवानी है, आपको पैसा निकालना है तो एटीएम से कर लिया। तो अब जो संख्या है जो क्लर्कों की जो है बैंकों में वो घटती चली जा रही है, जबकि उनका काम 100 गुना बढ़ गया। तो काम बढ़ गया है लेकिन वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गया। तो जो हमारा संगठित क्षेत्र है जिसमें 80% हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है, वहां पे ऑटोमेशन की वजह से काम नहीं है, रोजगार नहीं पैदा हो रहा। और जो हमारा कृषि है वहां पे भी आप देखिए तो वहां पे भी मैकेनाइजेशन चल रहा है। तो कृषि में भी हार्वेस्टर, कंबाइन और थ्रेशर और ट्रैक्टर इसका इस्तेमाल हो गया, तो वहां पे भी रोजगार कम हो गया। तो वहीं पे तो सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो कृषि में काम नहीं बन रहा, जो संगठित क्षेत्र है वहां पे काम नहीं बन रहा, तो आदमी जाए क्या? तो अपने लिए वो काम करेगा कि मतलब मैं रिक्शा चला लूं, मैं कुछ ये कर लूं, लेकिन वो सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा। तो हमारा जो सिस्टम है वो रोजगार पैदा नहीं कर रहा, और इसीलिए हताशा और निराशा बढ़ गई। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने लिए रोजगार पैदा कर सके। आप ज्यादा से ज्यादा रिक्शा चला लेंगे, कुछ ऐसा मैकेनिकल काम कर लेंगे। जैसे कि एसर की रिपोर्ट आती है ना 2005 से, तो वो बताती है कि 50% जो बच्चे हमारे 5वीं जमात में हैं जो गांव के स्कूलों में, वो दूसरी जमात की पढ़ाई नहीं कर पाते, लिखाई नहीं कर पाते, गणित नहीं कर पाते। यानी कि उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। अगर वहां पे स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो एक नौकरी कैसे अपने लिए बनाएगा? तो सरकार कह रही कि नहीं, अपना काम खुद बनाओ, लेकिन उसके लिए उसके पास स्किल होनी चाहिए। तो हमारी जो शिक्षा भी है वो ऐसे जो है हमें ट्रेन नहीं करती बच्चों को कि अपने लिए काम बना पाए। वो सिर्फ मैकेनिकल काम जो कर सकते हैं
वहीं तक सीमित है। तो इसलिए जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। एक तो शिक्षा की समस्या है, एक तो स्किल की है, एक रोजगार की है, एक इन्वेस्टमेंट की है कि हम इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं कि रोजगार पूरा पैदा कर पाए या ना कर पाए, और खासकर महिलाओं के लिए और भी समस्या है। जो हमारा जो लेबर फोर्स है उसमें जो महिलाओं की संख्या जबरदस्त गिरती चली जा रही है पिछले 10 सालों से, तो वहां पे उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो लड़के हैं उन्हीं को काम नहीं मिल रहा, तो जो फिर प्रेफरेंस होता है कि उनको काम पहले दो फिर महिलाओं को। पर महिलाओं की समस्या ये है कि बहुत सारे महिलाओं के हाथ में अगर काम नहीं होता तो परिवार कैसे चलाएं, महंगाई इतनी है। तो इसलिए एक समस्या है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा महिलाओं का जो रोजगार। जी, आपने अभी सरकारी नीतियों की बात की, तो सरकारी नीतियां जो निजीकरण की तरफ ले गई हैं पूरी अर्थव्यवस्था को, उससे भी बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। और जब प्राइवेटाइजेशन होता है उन कंपनियों का, तो वहां फिर वो छंटनी बड़े पैमाने पर होती है, तो एक उस स्तर पर भी बेरोजगारी बढ़ी है। जी हाँ, वो तो सही बात है, वो संगठित क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो जैसे मैंने कहा कि संगठित क्षेत्र में मैकेनाइजेशन हो रहा है, और जो सरकारी जो तंत्र होते हैं वो तो फिर भी एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। आइडियल एम्प्लॉयर का वो उनका जो होता है कि वो आइडियल एम्प्लॉयर की तरह सारे जो बेनिफिट्स वगैरह जो वर्कर्स को दें। जब वो प्राइवेटाइज हो जाता है तो वहाँ पे कटनी छटनी हो जाती है, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी जो उन पे असर पड़ता है। तो धीरे धीरे ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उससे संगठित क्षेत्र का जो रोजगार है वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि 6% लोग ही काम कर रहे हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि सन 90 में जब हम लोग इस पे काम कर रहे थे तो उस समय मैंने देखा था कि जो करीब करीब 2 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। आज भी करीब 3 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जबकि हमारा जो वर्क फोर्स है उस समय करीब 25 करोड़ था, आज वो 45 करोड़ हो गया। तो 20 करोड़ लोग मतलब जो बढ़ गए हमारे जो वर्क फोर्स में, लेकिन जो संगठित क्षेत्र है वहां पे 1 करोड़ ही नौकरियां पैदा हुई हैं। तो जो बाकी जो 19 करोड़ लोग हैं उनको असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ता है। वहां पे जैसे मैंने कहा रेजिडुअल है, वो सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा। तो जो मैकेनाइजेशन है, ऑटोमेशन है, और खासकर प्राइवेट सेक्टर वो आइडियल एम्प्लॉयर का काम नहीं करता। और दूसरी चीज एक ये हुई है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है संगठित क्षेत्र में वो अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले रहा है, वो रोजगार पैदा नहीं कर रहा। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कम तनख्वाह देनी पड़ती है, कोई बेनिफिट नहीं देना है उसको, तो हम जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर ले लेंगे, और वो संगठित भी नहीं हो सकते तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे मारुति वगैरह है वहां पे देखा गया है कि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो जब रोजगार कम हुआ लॉकडाउन में तो सबसे पहले छटनी हुई कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। उनको तो निकालना बड़ा आसान है, जो आपका जो ऑर्गेनाइज लेबर है, जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको नहीं आपने निकाला, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको निकाल दिया। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सारी चीजें समस्याएं हैं कि किस प्रकार से हम लेबर को दें और उनको लिविंग वेज दें, क्योंकि हम लिविंग वेज नहीं दे रहे हैं। हम ये जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर मतलब कि जब भी आपको थ्रेट है, आप संगठित क्षेत्र में कि अगर भाई आपका रोजगार गया तो आप भी वहीं पर पहुंच जाओगे, तो आप ज्यादा जो आप प्रोटेस्ट मत करो। हाँ, तो प्रोटेस्ट जो है, जो लेबर के तरफ से एक प्रोटेस्ट होता था, वो भी बहुत कम हो गया है। वो तो जब एक्सट्रीम कोई सिचुएशन होती है तब लेबर प्रोटेस्ट कर पाता है। तो ये असंगठित क्षेत्र जो है वहां पे आपको लिविंग वेज नहीं मिल रही। संगठित क्षेत्र में भी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो लिविंग वेज नहीं होने से जब ये पैंडेमिक आया तो उनकी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग नहीं थी। तो जब सेविंग नहीं होगी तो आप जब बेरोजगार जैसे हुए, आपका काम रुक गया, तनख्वाह रुक गई, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो स्थिति है उसमें हमारी सरकार ने लेबर की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो हुआ ये है कि सन 91 के बाद लेबर की स्थिति और खराब होती चली गई। तो कैपिटल को आपने बढ़ावा दिया, कैपिटल को सारे कंसेशन दिए। तो अब कोर्ट भी जो है वो जो पहले लेबर की पॉलिसीज हुआ करती थी प्रो लेबर, वहां से भी हटके उन्होंने प्रो कैपिटल की ये पॉलिसीज अख्तियार करनी शुरू कर दिया। और इसमें मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट शुरू होता है जब चीन में माओ से तुंग के बाद दंग सियाओपिंग आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको तो ग्रोथ करना है, कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो। उसी तरह सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हुआ, तो जो एक लेफ्ट की जो नीतियां थी जो प्रो लेबर होती थी वहां से हटना शुरू हुआ, वो आइडियोलॉजिकली कैपिटल की तरफ गया। और जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया 1990 के बाद, तो और भी ज्यादा प्रो कैपिटल हो गया। और कैपिटल जो है वो बहुत मोबाइल है, वो आज साउथ कोरिया चला जाएगा, कल वियतनाम चला जाएगा, परसों चला जाएगा, तो वो कंसेशंस खींच रहा है। तो अगर आपने जब लेबर की तरफ जब पॉलिसीज इख्तियार की तो कैपिटल बोलता है कि हम चले जाएंगे। जैसे कि इंडिया में हुआ कि वेस्ट बंगाल में जहां लेबर मूवमेंट स्ट्रांग था, तो वहां से कैपिटल गुजरात और महाराष्ट्र चला गया, जिससे कि वहां पे जो उनको जो प्रो लेबर पॉलिसीज कम थी वहां पे। तो इसलिए ये जो कैपिटल है
वो आज देशों को कम्पीट करा रहा है और स्टेट्स को कम्पीट करा रहा है कि आप हमें कंसेशन दें, जितना आप हमें कंसेशन देंगे हम आएंगे। तो जो स्टेट की पॉलिसी है, जो सरकारी पॉलिसीज हैं, वो सारी प्रो कैपिटल पॉलिसीज हैं, वो अब एंटी लेबर पॉलिसीज इख्तियार करती चली जा रही हैं, जी और इसीलिए अब लेबर कोड जी की बात हो रही है। जी अरुण जी, एक पूरा मसला है लेबर रिफॉर्म की जो बात कर रही है उसमें किस तरह से लेबर पर दबाव बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है लगातार। तो ये एक अलग सा इशू है जिस पर हम लोग फिर बात करेंगे। मैं ये आपसे सवाल अब कर रहा हूं कि इस पेंडेमिक के समय जो सरकार को करना चाहिए था बेरोजगारी से निपटने के लिए, जो इस दौरान बेरोजगार हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, वो कितना किया? हमने ये देखा कि मनरेगा पर थोड़ा सा बजट उन्होंने बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार और कुछ कर सकती थी जो नहीं किया? देखिए, सरकार ने लिए तो कई कदम, जैसे कि उन्होंने गेहूं, चावल और दाल का प्रावधान रखा, गैस का प्रावधान रखा, लेकिन कितना वो लोगों के पास पहुंचा? क्योंकि कई तरह के लोग हैं जिनका घर नहीं होता, या जो अपने जो गांव में नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, या जो घुमंतू लोग हैं जो घूमते रहते हैं, तो उनको कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे जो गरीब लोग थे उनको सपोर्ट नहीं मिली, पर कुछ लोगों को जरूर मिली कि उनको गैस भी मिला, 5 किलो उनको अनाज भी मिला, 1 किलो दाल भी मिली, ये सब हुआ। लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हाँ? अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जैसे कि रोजगार, आपने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसमें आपने 60,000 करोड़ से 1.1 लाख करोड़ रुपए किया। लेकिन इतनी डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोग इतने गांव में पलायन करके आए कि सिर्फ 50 दिन का काम मिल पाया। अब एक 5 व्यक्ति के परिवार के लिए अगर आपको साल में 50 दिन का काम मिले तो उससे आप गुजर बसर कैसे कर सकते हैं? तो हमारा मानना है कि एक तो वहां पे 200 दिन का काम देना चाहिए था, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए से हमको कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया बजट बढ़ा देना चाहिए था रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए, जिससे सबको 200 दिन का काम मिल पाए 50 दिन की जगह। और फिर उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे उनको और कुछ मिलेगा नहीं काम, तो इसलिए तनख्वाह उनकी बढ़ा देनी चाहिए थी, जो मनरेगा में तनख्वाह मिलती है उसको बढ़ाना। तो इसलिए मेरा मानना है कम से कम 4 लाख करोड़ रुपए तो कर ही देना चाहिए था, वो 1.1 लाख करोड़ ही हुआ। दूसरा ये कि बिना राशन कार्ड के जो भी परेशान है उसको उनको राशन दे देना चाहिए था, जिससे कि उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। तीसरी ये है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पे भी रोजगारी बहुत बढ़ी, तो वहां पे एक अर्बन गारंटी स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह की शुरू कर देनी चाहिए थी। उसके लिए और प्रावधान कर देना चाहिए था 1.25 लाख करोड़ रुपए का। तो जो हमने सिर्फ 1.1 लाख करोड़ रुपए किया, वो कम से कम 4-5 लाख करोड़ रुपए तो होना चाहिए था। और उसी तरह जो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी और ज्यादा उसका प्रावधान करना चाहिए था। लेकिन वो अरुण जी, हमने नहीं क्या किया। इतना सरकार के पास इसकी गुंजाइश थी 5 लाख करोड़ रुपए इस तरह के मत में खर्च करने की? देखिए, ऐसा है कि आपको प्रायोरिटी पे निर्भर करता है कि आप कहाँ खर्च करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये प्रायोरिटी है कि आम आदमी की जो परेशानी है, तो आप रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे, आप जो फिजूल खर्ची है उसको काट देंगे। फिजूल खर्ची बहुत है सरकार में, है ना, तो फिजूल खर्ची काट के पैसा उठा सकते हैं। दूसरा ये कि आप जो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उसका कि आपने फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ दिया, अब वो कैसे आप जो करेंगे बोरो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो आरबीआई से डायरेक्टली लेंगे या बॉन्ड फ्लोट करके लेंगे। तीसरी चीज ये थी कि पिछले साल क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कम हो गया था, तो लोगों ने बैंक से क्रेडिट लेना कम कर दिया था, बल्कि वहां पे डिपॉजिट कर रहे थे। तो बैंकों के पास 8 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी थी, तो आप 8 लाख करोड़ रुपए वहां से बोरो कर सकते थे। फिर स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गया था, लोगों के पास बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा जो था, वहां से आप बोरो कर सकते थे कोविड बॉन्ड के तौर पे। तो यानी कि 10-12 लाख करोड़ रुपए तो आप बोरो कर ही सकते थे अतिरिक्त। यहाँ तो हम 5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जो कि गरीब आदमी के हाथ में जब पहुंचाना बहुत जरूरी था, और उससे इंडस्ट्री को फायदा होता क्योंकि उससे डिमांड बढ़ती। जब डिमांड बढ़ती तो इंडस्ट्री का भी काम बेहतर होता। अभी डिमांड नहीं बढ़ पाई, तो आपने देखा कि जनवरी 2021 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 63% थी, जबकि इन्वेस्टमेंट तब बढ़ता है जब आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% या 90% पहुंच जाता है। तो इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए लो रहा, तो अर्थव्यवस्था में इसका नुकसान हुआ कि इतनी बेरोजगारी हुई। तो जो बेरोजगार थे उनकी तो परेशानी थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में भी उसकी परेशानी हुई। तो ये अगर एक सरकार जो नीति अपनी सही ढंग से अपनाती, तो रोजगार भी पैदा होता, इंडस्ट्री को भी फायदा होता, बिजनेस को भी फायदा होता, तो ये सारा एक साथ हो सकता था। एक आखिरी सवाल है अब
कि सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है, या सरकार के जो सलाहकार हैं, सोचने वाले हैं, वो उनकी बनावट इस तरह की है इसकी हम इस तरह के मामलों में पैसे खर्च नहीं करेंगे। हम इंडस्ट्री को रियायत देंगे, लेकिन किसानों को रियायत नहीं देंगे, मजदूरों को रियायत नहीं देंगे। क्या ये मानसिकता आड़े आती है? जी हाँ, देखिए सन 91 के बाद जब से नई आर्थिक नीतियां आई हैं, तब से हमारी नीतियां प्रो बिजनेस हैं, वो गरीब आदमी के फेवर में नहीं है। तो वो जो नीतियां हैं उसका एक प्रिंसिपल है कि लेट द मार्केट्स प्रिवेल, यानी मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं करो, है ना। तो मार्केट में अगर आपने जो गरीब आदमी को दिया तो तनख्वाह उसकी बढ़ गई एक तरह से, है ना। तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी कोई परेशानी तो मार्केट से जाके आप सोल्यूशन लीजिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो मार्केट में जाइए, है ना। सरकार को नहीं देनी चाहिए, सरकार को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, है ना। तो उस मानसिकता के चलते हुए जो आज हमारे जो नीति निर्धारक हैं, आज ही क्या मैं कहूँगा 30 साल से जो नीति निर्धारक हैं, वो सिर्फ जब बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं और वो जब लेबर है उसको माइनर वो हिस्से में कर देते हैं, कि वहां पे कोशिश होती है कि किस तरह से उनको मार्केटाइज किया जाए। तो जो चीजें मार्केट में नहीं भी थी वो अब सब मार्केटाइज हो गई हैं, जैसे कि पानी है, हवा है, इस सब में मार्केटाइजेशन हो गया है कि आपको पानी चाहिए तो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, आप बोतल खरीद लीजिए। हम उसी तरह से स्वास्थ्य है, इस समय हमें जो सबको टीका फ्री कर देना चाहिए, सबका टेस्टिंग फ्री कर देना चाहिए, एक पब्लिक गुड है, इससे सारे समाज को फायदा होगा। पर वो हम नहीं कर रहे हैं, हम उसमें भी कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, जबकि एक्चुअली उससे जो एक्सटर्नैलिटीज हैं उससे देश को बहुत फायदा होगा। तो सारी जो नीति निर्धारक हैं आज जो पिछले 30 साल से, वो सारे के सारे इसी नीतियों पे चल रहे हैं कि हमें बिजनेस को फायदा पहुंचाएं, जिनको हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वो डिमांड साइड पे ध्यान नहीं देते और गरीब की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। जी, तो अरुण जी, एक तरह से आपने हमें, हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर दिया है कि बेरोजगारी का पैमाना क्या है, कितनी बड़े पैमाने पर फैल गई है, और उसको टैकल करने के लिए सरकार में ना वो इच्छा शक्ति दिखती है, न दृष्टि दिखाती है, उसकी नीतियों में ये कहीं से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। एक संवेदनशीलता भी नजर आ रही है कि इनकी मदद की जानी चाहिए, और उसका असर केवल मजदूरों पर पड़ रहा हो ऐसा नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर मजदूरों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो मजदूर पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड जनरेट नहीं होगी और फिर उत्पादन भी नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए, तो अगर जो हमारे जो अर्थव्यवस्था पैंडेमिक के पहले से ही स्लो डाउन कर रही थी, क्योंकि डिमांड शिफ्ट कर रही थी असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में, है ना। तो इसलिए स्लो डाउन हो रहा था, क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन के समय से हो रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह कि हमने आजादी के बाद हमने इन्वेस्टमेंट को टारगेट किया, रोजगार को नहीं टारगेट किया। तो हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब वो इन्वेस्टमेंट जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़े बड़े डैम वगैरह में होगा तो उतना रोजगार पैदा नहीं होगा। तो हमारी ये टॉप डाउन जो नीतियां रही हैं आजादी के बाद से, और वो 1991 जब से नई आर्थिक नीतियां आई तब से और भी ज्यादा है वो जो हो गई हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच से जो नीचे के तबका है वो सफर करता है। जी, तो कुल मिला के जो आर्थिक नीतियां हैं, जो विकास का मॉडल हमने चुना है, उसी में बहुत ज्यादा फॉल्टी है वो, और 91 के बाद जो आर्थिक नीतियों में उलटफेर हुआ है उसकी वजह से ये समस्या गंभीरतम रूप लेती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। हमने आज बेरोजगारी पर बातचीत की है। मैं आपको बता दूं कि कल फिर हम इसी वक्त आएंगे और हम बात करेंगे कि देश में इस पेंडेमिक के दौरान आर्थिक विषमता किस पैमाने पर बढ़ी है। पहले भी बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आपने खबरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि इस दौरान बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति में कई गुना की वृद्धि हुई है, और जबकि गरीब और भी गरीब होते चले गए हैं। तो कल इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार इस सीरीज में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।